नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ, जहां आपको मिलता है सही कंटेंट और सही जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा जीन पियाजे के ऊपर, जो एक भारी भरकम मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, क्यों है ये भारी भरकम मनोवैज्ञानिक, चलिए देखते हैं। और ये जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी ऑफ फादर के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं, इनके बारे में जानेंगे। इससे पहले जितने भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड हुआ है दोस्तों वीडियो के माध्यम से, मैं उन सभी का आप लोगों को पीडीएफ जो है प्रोवाइड करता हूं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइए। आप लोगों को पूरा जो कंटेंट है पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, टेंशन की कोई बात नहीं होगी। इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था बाल विकास के आयाम, है ना, और बाल विकास में वृद्धि और जो विकास है एक दूसरे को कैसे लेकर चलते हैं, वातावरण, और हम लोगों ने देखा अनुवांशिकता, बाल्य अवस्था भी हम लोगों ने यहाँ पे देख चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के जीन पियाजे के ऊपर, है ना। जीन पियाजे जो है वो एक रचनात्मक, है ना, रचनात्मक यहाँ पे मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। जीन पियाजे एक ऐसे व्यक्तित्व है ना, एक ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने चाइल्ड, जो बच्चों हैं उनके बारे में सोचा। ठीक है, इन्होंने चाइल्ड को केंद्र में मानकर, है ना, अपनी जो जीवन है उसको लेकर चले। जीन पियाजे इतने बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, है ना, कि इनकी आलोचना भी हुई है कि ये जो है अपने बच्चों के ऊपर, इनके 3 बच्चे थे, एक लड़का लॉरेंस और 2 इनकी बेटियां थी, उनके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है वो थिंकिंग, चिंतन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जानते हैं। और इन्होंने जो है बच्चों को एक्टिव लर्नर, है ना, एक्टिव लर्नर के रूप में यहाँ पे माना। ठीक है, मेंटल प्रोसेस के रूप में इन्होंने उनको बताया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, है ना, संज्ञानात्मक सिद्धांत का विकास किसे कहते हैं उसे हम लोग जानेंगे। बौद्धिक विकास से रिलेटेड, है ना। आप लोगों के जो एग्जाम में है, ठीक है, वायोगास्की और जीन पियाजे के बीच जो मतभेद है उससे लेकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसे हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। और जब हम लोग वायोगास्की से रिलेटेड पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड हम लोग उस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम जो सॉल्विंग का जो मेथड है जीन पियाजे के माध्यम से यहाँ पे समझाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि हम लोग जो है पहले के जो स्कूल थे, है ना, पहले के जितने स्कूल से टीचर थे, हम लोग भी, मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूँ। ठीक है, आप लोग जब क्वेश्चन, सर जो क्वेश्चन आपसे बेटा आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, तो आप लोग अगर उनसे क्वेश्चन बोलोगे, आंसर दोगे उनका, सर समझ में तो नहीं आया, तो आपकी वहां पे कुटाई कर दी जाती थी। आप लोगों को या तो घुटना टेका दिया जाता था या तो मुर्गा मुर्गी। आप लोग कमेंट में ये बताइए मुझे कि, है ना, आप लोग कितने यहाँ पे पनिशमेंट हुए, आप लोगों को मुर्गा मुर्गी आप लोगों को बनाया गया है, कितने लोग जो है पनिश किए गए हो। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि बच्चों के अकॉर्डिंग जो है पाठ्यक्रम बनना चाहिए, है ना, उनके एज के अकॉर्डिंग, अवस्था के अनुसार। ठीक है, ये वहां पे किसने कहा है, जीन पियाजे ने समझाया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं इनके बारे में जानना। जीन पियाजे, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। याद रखना कि लेओ गास्की भी स्विट्जरलैंड के थे। दोनों का जन्म एक साथ हुआ था, एक ही समय में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे का मानना है कि जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, है ना, उनकी जो अवस्था है वो बढ़ती जाती है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, उनकी जो एज है वो बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने लगता है। ठीक है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे जो है वो सक्रिय ज्ञान निर्माता, है ना, सक्रिय ज्ञान, एक्टिव लर्निंग, है ना, और उन्हें नन्हे वैज्ञानिक है। ये किसने कहा, जीन पियाजे ने। याद रखना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है कि नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा, तो किसने कहा, जीन पियाजे ने, है ना, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की एक जो कल्पना, एक रचना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, मैंने कहा था रचना करते हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की जो सोच है, वहां पे चिंतन शैली है, वो बड़ों की, एडल्ट के प्रकार से अलग होती है। ठीक है, किस प्रकार से, मात्रात्मक रूप से तो सेम होगा, लेकिन जो गुणात्मक रूप से होगा वो अलग होगा वहां पे।
बच्चों की जो सोचने की जो क्षमता होगी उसके आधार पे। किसने कहा इसे? जीन पियाजे ने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, अनुकूलन है ना, एडॉप्टेशन। ठीक है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है। वातावरण के अनुसार जो है वो बच्चा जो है सीखता भी है। वातावरण और अनुवांशिकता, तो इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुवांशिकता के ऊपर काम किया, लेकिन दोनों को समान रूप से चला, लेकिन ये बायोलॉजिकल जो फैक्टर थे उसको लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। तो चलिए आगे बढ़ो, हम लोग इसका जो पहला पार्ट है एसिमिलेशन है ना, आत्मसातकरण है ना, ये इसको समझाता हूं मैं आप लोगों को। इन दोनों जो फैक्टर है यहाँ पे, दो फैक्ट है यहाँ पे है ना, एकोमेंडेशन, दो पार्ट्स इसका, एसिमिलेशन और इसमें ना ज्यादातर के जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो चलिए मैं इस कंफ्यूजन को आप लोगों को दूर करता हूं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसत्कारण कहलाता है। ठीक है, एसिमिलेशन कहलाता है। जैसे कि एक बच्चे से आप लोग क्वेश्चन करना, या क्वेश्चन करने से पहले आप किसी बच्चे को ये बताओगे कि एक काले कलर का कुत्ता है, ठीक है, इसकी 4 टांगे हैं, ये आप लोग बताओगे, है ना, 2 कान है इसके, ये भाव भाव करता है, ये आप लोग बताओगे। फिर वो जो है वो सफेद कुत्ता, सफेद उसी प्रकार से 4 टांगे, 2 कान, भाव भाव करता है, तो ये कुत्ता है। तो वो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान से जोड़ रहा है, और ये देख रहा है कि कुत्ता जो है वो डॉग है, काले कलर का भी हो सकता है और सफेद कलर का भी हो सकता है। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को वो जोड़ रहा है। ठीक है, दोनों के बीच जो है अंतर वो समझ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे समायोजन, है ना, समायोजन एकोमेंडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। इससे पहले आप लोगों ने देखा, एक बच्चे कंफ्यूज होगा वहां पे कि ये काले कलर का कुत्ता है ना, कि ये भी तो काला है। एक बिल्ली के रूप में उदाहरण देखते, बिल्ली की भी 4 टांगे हैं, है ना, अभी उसको पता नहीं है लेकिन वो बिल्ली है। ठीक है, छोटा बच्चा है वो, है ना, उसके 4 टांगे हैं, काले कलर की है, सफेद धब्बे भी है, ये तो सेम सेम दिख रहा है यहाँ पे, दोनों तो एक समान है ना। तो वो उस फिर उस ज्ञान में परिवर्तन करेगा कि ये भाव भाव नहीं, ये म्याऊं म्याऊं कर रही है। ठीक है, तो इसे हम लोग बताएंगे वो बिल्ली है। ठीक है, तो वो समझ जाएगी कि पूर्व ज्ञान से परिवर्तन करके वातावरण के साथ वो तालमेल बिठाएगी, है ना, दोनों के बीच, कि ये आकार में भी छोटी है, म्याऊं म्याऊं कर रही है ना। वो परिवर्तन करेगी कि 4 टांगे होना या सेम कलर होना कुत्ता ही नहीं होता, बिल्ली भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से एक बच्चा जो है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके जो वातावरण के साथ ताल बिठाकर, है ना, अपने पूर्व ज्ञान में जो परिवर्तन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं समायोजन करना। ठीक है, वो बिल्ली है करके वो बच्ची जो है या बच्चा जो है वो समझ जाएगा, है ना। ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि समायोजन और आत्मसातकरण, है ना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण, और पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ जो तालमेल बिठाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? समायोजन। इस प्रकार से कुत्ता और बिल्ली के अंतर से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ सकते हो। तो चलिए इसी का एक जो पार्ट्स है वो है आपका संतुलन, इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा जो बच्चा है वो आत्मसात कर एसिमिलेशन और समायोजन, ठीक है, एकोमेंडेशन की प्रक्रियाओं के बीच, मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये कुत्ता है और ये बिल्ली है, इन दोनों के बीच जब वो अंतर करना सीख जाता है तो उसी ही हम लोग टॉपिक को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। ठीक है दोस्तों, और अगर इन दोनों के बीच, अगर वो बिल्ली को भी कुत्ता ही समझ रही है, ठीक है, उसके बीच अंतर नहीं कर पा रही है, तो वो जो है वो इक्विलिब्रेशन की जगह डिस इक्विलिब्रेशन कर रही है। ठीक है, वो समझ नहीं पा रही है, बस इतना ही अंतर था। इन सभी चीजों को आशा करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, स्कीमा। ठीक है, यहाँ पे स्कीमा मतलब स्कीमा नहीं है भैया, स्कीमा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्कीमा होती क्या है। मानव के दिमाग में जो पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा उदाहरण में बताऊंगा, पहले कवर करते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है, ये याद रखना। जैसे कि मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग जो है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती या सीटेट से रिलेटेड आप लोगों के मन में जो है वो एक धारणा है, मुझे लाइफ में ये करना है। ठीक है, तो ये एक धारणा आप लोग बनाते जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद मुझे शादी करना है ना, फिर बच्चे करना है ना, उससे पहले मुझे ये खाना खाना है। ये आप लोग जो है वो एक जो अपने जो माइंड में जो धारणा बना रहे हो उसको बोलते हैं हम लोग स्कीमा। और ये जो स्कीमा होती है ना वो जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये याद रखना।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, हम एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड, है ना। इसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह संपूर्ण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़ना, प्याजे के सिद्धांत, अभी हम लोग सिद्धांत पढ़े, कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है। ठीक है, जो एक शिशु की क्रिया जो है वो खेल रही है, इसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण के को बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा समायोजन, याद रखना समायोजन। ठीक है, समायोजन मैंने आप लोगों को क्या बताया, एकोमोडेशन। समायोजन का अर्थ है जब शिशु अपने नए ज्ञान को ग्रहण करके समय स्कीमा को बदलकर व्यवहार करता है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुत्ता को वो तो पहचान गई, अब उसमें ये देख रही कि वो म्याऊं म्याऊं कर रही है। ठीक है, म्याऊं म्याऊं कर रही है ना, म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो वो बिल्ली है ना। तो उन दोनों में अंतर हो गया और वो बिल्ली की ओर जा रही है, कुत्ते की ओर नहीं, बिल्ली की ओर, है ना। गोल वस्तु की ओर नहीं, वो समकोण वस्तु तक पहुंचने के लिए अपने हाथ को पकड़ने के तरीके को वहां पे समझ रही है कि हाँ ये गोल है और ये समकोण है। तो वो समझ गई, नए ज्ञान को वो ग्रहण कर ली, है ना, नए ज्ञान को वो ग्रहण करके उसमें परिवर्तन कर रही है। जो एक धारणा जो बनाई थी वो, है ना, एक धारणा जो बनाई थी उसमें वो परिवर्तन करती है। यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग जो है वो स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, स्कीम भी कहते हैं। प्याजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को, है ना, पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने का संगठन कहलाता है ना। जो धारणाएं हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, है ना, क्या बताया यहाँ पे, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मैंने एक धारणा बनाया कि हाँ मुझे ये ऐप से पढ़ना है, मुझे ये यूट्यूब चैनल देखना है, ठीक है, मुझे ये कंटेंट पढ़ना है, ये तो धारणा बन गया। अब मैं उसे एक व्यवस्थित करूंगा, है ना, एक व्यवस्थित रूप से रखूंगा अपने माइंड में, एक टाइम टेबल सेट करूंगा कि मैं इस क्लास को इस समय पढ़ूंगा। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज करूंगा, ये कोचिंग से पढ़ूंगा। आप लोगों ने उसे एक व्यवस्थित ढंग से, एक धारणा जो आप लोगों के माइंड में है उसे सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पे अरेंज कर, इसे हम स्कीमा कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहते हैं संगठन। आप लोग, आशा करता हूँ आप लोगों को जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्था है, 4 अवस्था। इनके ऊपर आलोचना भी हुई थी कि वो जो है अवस्था के अकॉर्डिंग, ये बोलते थे प्याजे जो है कि अवस्था के अकॉर्डिंग जो है बच्चे का जो ज्ञान का जो स्तर है, वो समझने का जो स्तर है वो, है ना, वो बौद्धिक विकास का जो स्तर है उसी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन हम लोग उसे एक अच्छा वातावरण दे तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे उसका जो पहला अवस्था था, संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। सेंसर मतलब इंद्रियों के माध्यम से वो सीखता है ना। 5 प्रकार की इंद्रियां, आपका आंख हो, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप टच कर रहे हो। बच्चा कैसे सीखेगा कि उसकी माँ जो है उसे वो उसकी माँ जो पकड़ी है कि कोई अन्य व्यक्ति पकड़ा है उसे, है ना। जब उसे आप हाथ में लोगे तो वो स्किन से वो जो है वो टच जो सेंस होता है ना उससे वो पकड़ लेता है। आपका जो स्वाद है उससे वो पकड़ लेता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। याद रखना, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। कैसे ढूंढ लेगा, आप लोगों को एकदम बेसिक से जानकारी बता रहा हूं। आप लोगों ने किसी छोटे बच्चे को उठाया होगा, ठीक है, वो लेकिन वो आपका बच्चा नहीं है, आप उससे माँ से ले लो तो वो रोने लगता है। ठीक है, यहाँ पे वो रोने लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे उसकी माँ उसको उठा लेगी गोद में तो वो चुप हो जाएगा। आप लोगों ने ये महसूस किया होगा, ये देखा भी होगा। ठीक है, यही है कि आप लोग किसी वस्तु को भी छुपा दो ना तो वो ढूंढ लेगा। आप लोगों ने सिंचैन देखा है, उसमें हेमा मारी कैसे करती है ना, उसकी मम्मी के जितने भी चमकदार जो वस्तु उसे वो ढूंढ लेती है। इस प्रकार से आप लोग बेसिक से उदाहरण से आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना, 2 से 7 वर्ष की ओर। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा इन्होंने, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है।
ठीक है, या क्रिया करने से पहले। चलिए देखते हैं कैसे। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर सकता। ठीक है, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों सिंबल्स का यूज करने में निपुण न हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि साइकिल या घोड़ा, ठीक है, वो तो समझ जाएगा कि हाँ घोड़ा है। तो छोटे बच्चे के साथ आप लोग जब खेले होगे ना, तो उनको देखना कि छुक 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 रेलगाड़ी, ठीक है, छुक 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 रेलगाड़ी, ठीक है। तो वो आपके माध्यम से इमेज तो कर रहा है, लेकिन क्रिया को नहीं समझ पा रहा है। तो रेलगाड़ी की तरह छुक 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 रेलगाड़ी आप लोगों के साथ खेलेगा, या घोड़ा टुक डुक घोड़ा, है ना। आप लोगों के साथ वो घोड़ा घोड़ा इमेज तो कर पाएगा, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा। तो वो आप लोग सब बोलोगे उसे कि मैं घोड़ा बनता हूँ, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, ठीक है। आप लोगों ने सूर्यवंशम जो मूवी है वो तो देखा होगा। उसमें जो उसके दादाजी है, हाथी पे उसको पहले बिठा देते हैं, फिर जब हाथी नहीं आता तो वो बोलते हैं मैं हाथी बन जाता हूँ, तुम मेरे पीठ पर चढ़ जाओ। तो ये आप लोगों को छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं साइकिल की एक इमेज बना, मतलब साइकिल की एक इमेज बन जाती है। ठीक है, उसके माध्यम से घोड़े का इमेज हो गया या हाथी का इमेज। उसके बाद आप लोग छोटे बच्चों से ही रिलेटेड आप लोग उनसे खेल सकते हो, या कुकिंग करते हैं तो देखना वो छोटे छोटे खिलौने के माध्यम से, कुकिंग के माध्यम से खेलते हैं हम लोग, है ना। झूठ मूठ का वो लोग खाना बनाएंगे। तो ये सारे उदाहरण थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं जीववाद एनिनिज्म, है ना। आप देखते हैं इससे रिलेटेड एक टॉपिक। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। कैसे सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता? जब बच्चा को चोट लग जाते है ना। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे यहाँ छोटी बच्ची है ना, मेरी भांची है, वो छोटी बच्ची है। अगर वो गिर गई, खेलते खेलते अगर गिर गई, तो वो जमीन को मारने लगती है। नहीं नहीं मामा इसको मारो, नहीं नहीं मामा इसको मारो, है ना। उसको ये नहीं पता होता कि वो निर्जीव है ना। वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाती, है ना। वो बोलती है कि डॉक्टर बनने के लिए, है ना, वो डॉक्टर है, मैं जो है वो उसका बीमार पेशेंट हूँ, है ना। तो मैं आपको गोली दो, इसको खाओ। उसको नहीं पता कि वो गोली जो है वो निर्जीव है ना। वो किसी काम का नहीं है, लेकिन वो खेलती रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब ये अहम केंद्रितवाद, है ना, इकोसेंट्रिज्म। ठीक है, इकोसेंट्रिज्म का एक टॉपिक देखते हैं यहाँ पे। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। ठीक है, ये आपका होता है इगोसेंट्रिज्म। कैसे होता है इसका मैं आप लोगों को उदाहरण बताता हूँ। नहीं, मैं ये कर रहा हूँ तो ये सही है। एक बच्चा कहेगा अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये सही है, नहीं आप ऐसा ही करो, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी भांजी को बोलता हूँ, नहीं मुझे जो है क्रिकेट मैच देखना है, बेटी तुम मुझे क्रिकेट मैच देखने दो, ठीक है। अभी लेकिन वो नहीं, मैं कार्टून ही देखूंगी, ठीक है, मैं सिमचैन ही देखूंगी। उसका जो फेवरेट कार्टून मोटू पतलू है, ठीक है, तो नहीं मैं मोटू पतलू ही देखूंगी। ठीक है, तो ये उसका ईगो होगा। अगर उसे आप लोग चैनल को चेंज करके देखना, वो रोने लग जाएगी। ठीक है, तो मैं जो करूंगी वही सही है। तो ये अहम केंद्रित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मजेदार तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। प्याजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल विकसित कर लेते हैं? है ना। पहला है संवेदी चालक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। हम लोगों ने इससे पहले ही पढ़ा था, है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, देखते हैं। प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमागत, है ना, विकेंद्रीकरण का ज्ञान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। जीन प्याजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करती है? मैंने आप लोगों को बताया था उसकी जो अवस्थाएं हैं वो आप लोगों को याद रखना है ना। और उनकी एज आप लोगों को याद रखनी है, उनसे क्वेश्चन बनता है और मैंने लाया भी है। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सीजी टेट में, सी टेट में शिक्षक भर्ती में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है वो होगा आपका संवेदी चालक अवस्था, है ना, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, चलिए देखते हैं। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा शारीरिक क्रियाएं अधिक करता है। बच्चे के ज्ञान का आधार जो है संवेदी अनुभव होते, टच करके, देख के, सुन के, इमेज करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर, है ना। यहाँ पे देखते हैं अपलटावी, है ना, अपलटावी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता, है ना। कैसे होगा, है ना। यहाँ पे आप लोग देखो 6 4 बच्चे कितना होता है 10। अगर उसी को मैं उल्टा कर दूंगा
6 और 4 को जोड़ना तो वो नहीं कर पाएगा, उसको बताना पड़ेगा वहां पे। इसी प्रकार से जो है जीन पियाजे ने अपने बेटे लॉरेंट के साथ एक प्रैक्टिकल किया। उन्होंने जब वो दोनों मार्केट गए, ठीक है, तो रास्ता तो उनको पता था, ठीक है, किसको, जीन प्याजे को और लड़के को, ठीक है। उसके बाद जो है वो लॉरेंट को छोड़ के आ गए मार्केट में, और जीन प्याजे ने उनको कहा कि तुम वापस आना, ठीक है। लेकिन जो है लॉरेंट जो है वो घर वापस नहीं आ पाया, क्योंकि उसको जो है वो अपलटावी के कारण, ठीक है, उसको जो है वो रिवर्सेबल है ना, जो इरिवर्सेबिलिटी जो है ना उसका गुण उसके अंदर नहीं पाया गया, ठीक है। इससे ये धारणा यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझ में आती है, ठीक है दोस्तों, कि बच्चा जो है उलट पलट जब कर दोगे तो उसे वो नहीं पहचान पाता। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे मुद्रा संप्रदाय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। इन सभी चीजों को वो नहीं समझ पाता। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक बंडल नोट है ना, और आप लोग 50 सिक्के दोगे किसी बच्चे को, तो उसे ज्यादा क्या लगेगा, चाहे वो एक बंडल जो नोट है वो 5-5 सौ का हो, ठीक है, और जो सिक्के जो वो 1-1 रुपए, तो वो देखेगा कि ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा है, मात्रात्मक रूप से वो देखेगा उसे, है ना। इसमें ये नहीं देखेगा कि वो 500 का नोट है तो वो बड़ा है ना, उनको जो है वो संख्या ज्यादा दिखेगी तो वो ज्यादा है, ठीक है। तो इस रूप से वो जो है वो मुद्रा में अंतर नहीं कर पाते, दूरी में अंतर नहीं कर पाते, भार में, ऊंचाई में, है ना, इन सब चीजों में जो है वो अंतर या इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे केंद्रीकरण, है ना, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर वो ध्यान देते हैं, ठीक है, किसी एक ही विशेषता पर उन लोग ध्यान देते हैं। जैसे कि मेरे पास ये पेन, तो वो समझेगा हाँ ये लिखने का है। लेकिन अगर हम लोग बड़े जो देखेंगे, है ना, जैसे कि मैं लड़कियों का देखता हूँ तो पेन को वो खोपा बना लेंगे यहाँ पे, है ना, ऐसा पेन को बाल को मोड़ कर वो राउंड करके लगा लेंगे, चॉपस्टिक के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे चाइनीज वाले, है ना, यहाँ पे चाइनीज वाले तो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग इन सब चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं संरक्षण, है ना, कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी जो क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 गिलास लेता हूँ, ठीक है, दोनों गिलास में बराबर पानी है, लेकिन अगर मैं एक गिलास का पानी बच्चे को दिखा रहा हूँ, एक गिलास का पानी बॉटल में डाल दूं, है ना, गिलास के हाइट से ज्यादा है बॉटल, है ना, तो वो समझेगा कि नहीं बॉटल में ज्यादा पानी है ना कि उस गिलास में, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन दोनों समान है, ये चीज जो है वो बच्चा नहीं समझ पाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्रमबद्धता, है ना, क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तु तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है, ठीक है। इसमें जो है वो यहाँ पे मैं क्यूब क्यूब का एक आप लोग टावर बनाया होगे, है ना, उसको बोलोगे कि 1-2 के क्रम में लगाओ तो वो नहीं लगा पाएगा, ठीक है, लेकिन वो अरेंज जरूर कर लेगा, लेकिन जो है वो क्रमबद्ध तरीके से 1-2-3 के क्रमबद्ध तरीके से वो नहीं लगा पाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में, है ना, बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, बच्चे ने वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल की है, जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है, बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट। अभी हम लोग जस्ट पढ़े संरक्षण के कौशल नहीं है बच्चे में, ठीक है, वो अंतर नहीं कर पाता है शेप साइज में, आकार में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कथन कारण, है ना, 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है, ठीक है। देखते हैं तर्क क्या है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की स्थिति कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। सही विकल्प देखते हैं यहाँ पे, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है ना। यहाँ पे चौथा है ए और आर दोनों गलत है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था यहाँ पे, अब भी जस्ट अब यहाँ पे पढ़ के आए है ना, कि 6 वर्षीय सरल संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती। क्यों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की स्थिति के कई पहलू पर विचार करने में कठिनाई होती है, इस तरह से। तो ये जो दोनों है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की।
तो चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ओर, है ना। मूर्त मतलब जो सामने रखी वस्तुएं है ना। 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं सामने रखी वस्तुओं को देखकर सोचना स्टार्ट कर देते हैं, चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में एज क्या है आपका 7 से 11, ये याद रखना। इस अवस्था में जो है वो अपलटावी, जीववाद, है ना, मुद्रा भार संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। याद रखना ये आईएमपी है और जितने भी अवस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन बनता है। मैंने आप लोगों से हर एक का क्वेश्चन यहाँ पे बनाकर दिखाया है। अब देखते हैं आगमनात्मक तर्कना, है ना। यह भी इसी अवस्था में आता है, ये याद रखना, यह भी इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, ठीक है। उदाहरण उसे आप बता दीजिए, जैसे ये कुत्ता है, ये बिल्ली है ना। अब उसके ऊपर वो तर्क करेगा कि हाँ जो कुत्ता है वो भाव भाव करता है, बिल्ली जो है म्याऊ म्याऊ करती है, तो ये बिल्ली है और यह आकार में छोटी है। जैसे कि एक पेड़ है ना, एक पेड़ है ना। हम अब बच्चा आंसर देगा क्यों है, ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि इस पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो इस प्रकार से उदाहरण देकर बच्चे जो है वो तर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये 11 से 15 वर्ष, है ना, 11 से 15 वर्ष, याद रखना यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है दोस्तों, इस कारण से, है ना। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन कैसे कहते हैं, जब कोई भी चीज हमारे समक्ष न हो, है ना, जो हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन उसके बारे में हम सोच सकते हैं, उसके बारे में तर्क कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, उसे कहते हैं। इसमें देखते हैं निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, ठीक है। ये याद रखना, नियमों के ऊपर। कौन सी अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। एज क्या है इसमें 11 से 15 वर्ष में, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे प्याजे के सिद्धांत की आलोचना भी हुई, है ना। प्याजे के जो आलोचना क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने जो अवस्था बताई, उन्होंने कहा कि इसी अवस्था के कारण जो है एक बालक का संपूर्ण विकास होता है, उनकी जो बुद्धि है उसमें विकास होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उन्हें सही वातावरण दे तो, है ना, इसमें परिवर्तन हो सकता है ना, सही वातावरण, है ना। एक वातावरण और एक जो अनुवांशिकता है वो भी डिपेंड करती है इसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है, ठीक है। अच्छा उसको हम लोग इन्वायरमेंट दे, अच्छे अच्छे गैजेट्स उनको दे, है ना, पढ़ने लिखने की एक लाइब्रेरी में अगर उनको बैठा दे, उनको आचरण व्यवहार ये नैतिक सीख दे, है ना। मैं ये बता देता हूँ कि जीन प्याजे ने ही नैतिकता के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन करना प्रारंभ किया था। उसके बाद जो है वो कोलरबर्ग, है ना, नैतिकता सिद्धांत, है ना, जो कोलरबर्ग ने उनको संपूर्ण किया था, ठीक। तो ये छोटी छोटी सीख है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ना दोस्तों लेव अगस्ती के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद कोहलबर्ग के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद दोस्तों।